जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म जेबी स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल मैंने हिंदी स्टार्ट की थी और कल की क्लास में मैंने आपको हिंदी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दी थी, जैसे कि हिंदी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और इसके क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम हिंदी शुरू करने वाले हैं। कल मैंने आपको कल की वीडियो में हिंदी के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया था, तो आज की जो हिंदी है हमारी आज से शुरू होती है। ठीक है, जो कल मैंने आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी लिखवाए थे जिसके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की चांस होते हैं और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो हमारा वर्णमाला है। वर्णमाला, ठीक है, चलो तो वर्णमाला पे चलते हैं। वर्णमाला, तो वर्णमाला क्या है, वर्णमाला की परिभाषा क्या है, तो आज सबसे पहले हम वो जानेंगे। ठीक है, तो वर्णमाला की परिभाषा, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम का मतलब ये है कि जो हमारे एक सीक्वेंस में चलते हैं ना, या क्रम में चलते हैं, जैसे ए, आ, ई और बड़ी ई। ठीक है, और हमारे व्यंजन भी होते हैं जैसे कै, ख, ग, ये हमारे एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। आपने जो छोटी क्लास में देखा भी होगा, जहाँ पर बोर्ड के साइड में वर्णमाला टंगी हुई रहती है। वर्णमाला में 1 से लेकर 52 तक जो अक्षर होते हैं वे सीक्वेंस है, क्रम में लिखे हुए होते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ। ठीक है, और बाद में और व्यंजन भी है। ठीक है, उसके बाद में ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, आपने इसी तरह देखे होंगे ना, वर्णमाला में भी ऐसे थोड़ी ना देखे होंगे। अगर मैं बात करूं ए, कै और ई, इस तरह थोड़ी ना देखे होगे कहीं लिखे हुए, इस तरह ही तो देखे होगे आपको। ये हमारा एक वर्णमाला का क्रम है, ना कि ये हमारा वर्णमाला का क्रम नहीं है। तो इसकी जो परिभाषा है वो हमारी ये बनती है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला। उसके बाद आती है वर्णमाला में क्या होता है। वर्णमाला में हमारे वर्णों की संख्या, वर्ण होते हैं। वर्ण आप सभी जानते होंगे, हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं। अक्षर या वर्ण एक ही है, क्योंकि अक्षर को हम वर्ण को हम वर्ण या अक्षर एक ही है। ठीक है, एक ही कैसे है, मतलब जो वर्ण होता है ना वही हमारा अक्षर भी होता है। इसका दूसरा नाम अक्षर है। वर्ण तो आप जानते हो, वर्ण क्या है, ए और कै, ये जो हमारे 52 अक्षर है, ये हमारे अक्षर है। ठीक है, वर्ण और अक्षर भी हमारी यही है। अक्षर का अर्थ क्या है, अक्षर का अर्थ है ए अक्षर, अक्षर ए और छर का मतलब है तोड़ना, और ए का मतलब क्या है, ए। जिस भी अक्षर में हम ए लगाते हैं ना वो हमारी नकारात्मकता को दर्शाता है। कोई भी अगर हम सार्थक शब्द में ए जोड़ते हैं ना वो हमारा नकारात्मकता को दर्शाता है। तो इसका मतलब क्या है, ए मतलब ना, ए का अर्थ क्या है ना, और ना तोड़ना मतलब क्या है इसका कि जिस वर्ण को तोड़ा ना जा सके उसे हम अक्षर कहते हैं, अक्षर या वर्ण। ठीक है, ये हमारा अक्षर या वर्ण एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली बात ये आती है कि मतलब वर्ण जो है, वर्ण अगर मैं बात करूं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन की पहचान होनी हमें सबसे पहले जरूरी काम है, वो क्वेश्चनों की पहचान होनी। क्वेश्चनों की पहचान कैसे होगी, जब हम किसी कंसेप्ट को डीपली पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चनों की पहचान भी तभी होएगी। ठीक है, अक्षर तो थोड़ा इसे पहले बारीक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मोटा चल रहा है। ठीक है,
ऐसा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये बनते हैं कि हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कौन सी है। तो क्वेश्चन पहले ये बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, अगर आप कल की क्लास नहीं देख के आए तो उसे भी आप देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा क्या है। नहीं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप पीछे की क्लास जरूर देखें, इससे आपका जो बेसिक है ना वो अच्छा होएगा, ठीक है। आगे की क्लास का भी आपको जब भी समझ में आएगा जब आप पीछे की क्लास जरूर देख के आओगे। आप मेरे से एक वादा करेंगे कि आज की क्लास में आने से पहले जो भी हम क्लास शुरू करेंगे उससे पहले कि आप क्लास देख के आओगे तभी इस क्लास में आओगे, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है ना वो हमारी वर्ण या ध्वनि होती है, वर्ण या ध्वनि, ठीक है। वर्ण या ध्वनि। अब बात आती है कि वर्ण या ध्वनि, अगर ऑप्शन में हमें दोनों ही चीज मिलती है, वर्ण भी ध्वनि भी, तो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में है ना तो हमारा क्वेश्चन चेंज जरूर होएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर लगाने से पहले क्वेश्चन की पहले ध्यान देना कि क्या पूछा जा रहा है और क्या हमें बताना है, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हमारे वर्ण भी ध्वनि भी, तो हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है। अगर पूछता है वो लिखित इकाई में हम जो बोलेंगे ना वो हम वर्ण बोलेंगे, वर्ण। और अगर पूछता है कि मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, कौन सी है, कौन सी है। मौखिक इकाई जो होगी वो हमारी ध्वनि होगी, ध्वनि, ठीक है। क्यों होगी ध्वनि ये बताता हूं आपको, ठीक है। बोर्ड चेंज कर लूं, बोर्ड। भाषा की सबसे, देखो वर्ण और ध्वनि में फर्क क्या है। अगर मैं किसी वर्ण को लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं जैसे कै, तो ये मेरा जो है ये मेरा लिखित रूप है, लिखित रूप। अगर मैं इसे बोलता हूं कै, तो वो एक मेरा मौखिक रूप है, ठीक है। तो इसी कारण मैंने आपको बताया कि जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो हमारी वर्ण होती है, और जो हमारी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है वो हमारी क्या होती है, ध्वनि, ठीक है। लिखित इकाई, ठीक है। वर्ण और ध्वनि में फर्क पता चला या नहीं ये बताओ। अगर चलाओ तो हमारी वीडियो को लाइक करो, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ण और ध्वनि। उसके बाद आती है क्या, उसके बाद क्वेश्चन एक और बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई
है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? ठीक है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई, इस पर ध्यान दो। ठीक है, सार्थक इकाई का मतलब क्या है? सार्थक इकाई वो होती है, एक बात बताओ, कै जो है जो हमारा या खे है, ये अपने आप में कोई अर्थ रखते हैं या नहीं? अगर मैं बोल लूँ किसी से, जैसे कोई सामने खड़ा है मेरे, तो मुझे अगर उससे बात करनी है तो मैं क्या बोल लूँगा, तो वो भी क्या खे। अगर मैं ऐसा बोल लूँगा तो उसके समझ में नहीं आने का, क्योंकि क्या या खे इनका कोई अपना अर्थ नहीं है। ठीक है, अर्थ नहीं है। और अगर मैं कहूँ जैसे किसी का मुझे नाम लेना है, या फिर जैसे अगर मैं कहूँ मान लो कि नमक, ये एक अर्थ रखता है। नमक आप सभी जानते हो नमक क्या है। ठीक है, नमक एक सार्थक रूप है। सार्थक रूप क्या होता है? सार्थक रूप मतलब जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक रूप कैसा बनता है ये देखो, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो कैसे? मैं क्या, ये हमारे वर्ण है। वर्णों के जो मेल से बनता है ना, जो अपने आप में सार्थक शब्द होता है, जो वर्णों के मेल से एक अर्थ रखता है, जो शब्द बनता है, वो हमारा सार्थक शब्द होता है। अगर मैं कहने लग जाऊं कि वर्णों से बनने वाले सभी शब्द सार्थक होंगे, ऐसा नहीं है कि वर्णों से सभी शब्द बनने वाले सार्थक ही होंगे। अगर मैं कहूं मकल है, यो भी तो वर्णों से एक बनी हुई एक सार्थक इकाई है। सार्थक नहीं, हम निरर्थक कहेंगे। सार्थक और निरर्थक, सार्थक वो होती है जिसका कोई अपना अर्थ हो, और निरर्थक वो होती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, ये हमारी सार्थक शब्द नहीं है। ये भी तो लेकिन वर्णों से ही तो बनी है, वर्णों के मेल से ही तो बनी है। ये ऐसा नहीं कि हर जो वर्ण मिलेंगे वो एक सार्थक शब्द का ही निर्माण करेंगे, वे हमारे निरर्थक शब्द का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि ये, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका अपना कोई अर्थ है। तो हमने यहाँ से क्या सीखी कि जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द। यो एक शब्द ही तो है, शब्द, और यो एक वर्ण है, यो हमारा शब्द है। और वाक्य क्या होता है? वाक्य हमारे जो एक सेंटेंस लिखा होता है ना, एक जैसा अगर मैं बात करूं, आपने टेंसेस सीखे होंगे इंग्लिश में, उसमें जो हमारे सेंटेंस होते हैं वे हमारे वाक्य होते हैं। वाक्य जो हम एक लाइन में पूरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हमारा शब्द होगा, शब्द। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में आया तो थंब दबा दीजिए। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बात आती है वर्ण को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे होते हैं क्या? स्वर, और एक होते हैं हमारे व्यंजन। ठीक है, अगर मैं बात करूं व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजन हमारे 33 होते हैं। ठीक है, और जो हमारे स्वर हैं, स्वर भी कई तरह से पूछे जाते हैं कि स्वर पे बनने वाले जो क्वेश्चन है ना, ये भी हमारे अलग अलग है। अगर बात आती है कि हमारे कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल जो है हमारे कुल स्वर जो हमारे 13 है। लेकिन अगर 13 है और हमारे 33 है व्यंजन, सबसे पहले इधर आ जाइए। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन तो जो शब्द नहीं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कै, खे, गे। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये हमारे व्यंजन है।
अगर हम इनका वर्ण विच्छेद करें तो कैसे करेंगे? एक बात बताओ, जैसे हमारा व्यंजन है क्या है, मैंने जो ये डेफिनेशन लिखी है ये कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या है इसका अर्थ, क्या है? अगर मैं इनका उच्चारण करूंगा ना तो इनके हर उच्चारण में, व्यंजनों के हर उच्चारण में तो मेरी जो है ना स्वरों का बोध होएगा। स्वरों का बोध मतलब अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा ना तो अगर मैं ऐसा बोल के देखूं क्या तो इसमें ना कै की तो कम आवाज आ रही है और ए की अधिक आवाज आ रही है, तो जिसकी आवाज अधिक आती है वो हमारा पूरा वर्ण होता है और जो जिसकी कम आती है वो हमारा आधा वर्ण होता है। ठीक है, आधे व्यंजन को कै प्लस ए व्यंजन। ठीक है, इसे मैंने कै को इसमें तोड़ा। अगर मैं इसे पूर्ण व्यंजन बनाऊंगा ना कै को, अगर मुझे पूर्ण व्यंजन बनाना तो मुझे ये हलंत लगाना पड़ेगा, इसके नीचे हलंत। ठीक है, हलंत लगाने के बाद ना अब ये सिर्फ कै है जो हमारा पूर्ण व्यंजन है, पूर्ण शुद्ध व्यंजन। ये जो है ये वाला जो कै है ये हमारा शुद्ध व्यंजन नहीं है, इसके साथ हमारा स्वर भी शामिल है। ठीक है, और अगर मैं ऐसा भी तोड़ूंगा कै को तो कै प्लस ए। अब ये जो ये है ना कै खे, ये जो हलंत के साथ है ये मेरा शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप। और अगर मैं इसे गै की बात करूंगा तो गै प्लस ए, ये भी मेरा शुद्ध रूप है अब। ठीक है, और स्वरों पे बात आती है अब। ठीक है, जो वर्ण पूर्ण स्वतंत्र होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो वर्ण पूर्ण स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। पूर्ण स्वतंत्र का अर्थ ये है कि इनके उच्चारण में ना हम किसी भी व्यंजन का इस्तेमाल नहीं करते, ये अपने आप पर पूर्ण स्वतंत्र है। इनके उच्चारण में हम किसी भी शब्द का या वर्ण का किसी भी कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं इनके, तो दोस्तों हमारी लाइट भाग चुकी है, तो इस वीडियो को हम पहले थोड़ा वेट कर लेते हैं। बिजली का अगर आती है तो इसे कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद कल देखते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हमारी क्लास बंद हो चुकी थी बिजली जाने के कारण। अब बिजली आ चुकी है तो हम यहाँ पर थे। ठीक है, कहाँ पर? स्वरों पर। स्वर, तो मैंने आपको बताया था कि स्वर क्या होते हैं, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जैसे मतलब ये है कि मतलब जो हमारे स्वर है ना उन्हें बोलने में ना तो हम व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं ना किसी और का। कौन कौन से हमारे? ए, आ, ई, बड़ी ई और ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, बड़ा ए, ओ और आओ। ठीक है, ये हमारे कितने हैं? ये हमारे 11 होते हैं। ठीक है, 11 हमारे ये स्वर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब बात आती है कि 11 स्वर जो है ये हमारे स्वरों की संख्या कितनी है। ध्यान से देखना, स्वरों पर भी क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ही तुम्हारा सही बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या हमारी 13 है। 13। ठीक है, 13 जो है, 13 भी हम कैसे बांटते हैं? 13 जो है इसमें जो हमारे दो है, दो हमारे अयोगवा होते हैं। अयोगवा, 2 अयोगवा। अयोगवा कौन कौन से होते हैं हमारे? एक तो अंग और एक आहा, जिसे हम, जो ये अनुस्वार में अंग है इसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अयोगवा में अनुस्वार होता है, अनुस्वार।
और ये होता है हमारा विसर्ग। विसर्ग इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, इनसे बस यही पूछ सकता है कि अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। और जो ये दोनों है ये हमारे क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं। ठीक है, ये हमारे दो, अगर मैं बात करूँ स्वरों की कुल संख्या तो 11 है, क्योंकि कुल स्वरों में हमारे ये भी जुड़े होते हैं। और अगर मैं बात करूँ स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर, स्वरों की संख्या लिखने के आधार पर जो है ना वो हमारी 11 है, 11। ठीक है, और अगर मैं बात करूं स्वरों की संख्या बोलने के आधार पर कितनी है, स्वरों की संख्या बोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर जो है हमारी 10 है। तो ऐसा कौन सा स्वर है, ऐसा कौन सा स्वर है जो हमारे लिखने के बोलने के आधार में नहीं आता। तो जो हमारे बोलने के आधार में नहीं आता ना वो हमारा रेसर ऋषि है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका मौखिक रूप से उच्चारण करता हूँ ना तो ध्यान से सुनो कि वो किस स्वर की, मतलब किस व्यंजन की आवाज़ देता है। यो हमारी रै की आवाज़ देगा, रै की, चाहे तुम बोल के देख लो रै, ऋषि, तो यो हमारी रै की आवाज़ देगा। अगर जो हम इसे लिखेंगे रै, तो ये तो हमारा एक व्यंजन है ना कि स्वर। जब ये हमारा व्यंजन हो गया तो हम इसे बोलने के आधार पर तो हम कह सकते हैं कि बोलने के आधार पर अगर मैं इसे लिखूंगा ना, जैसे इससे बने हुए शब्द कौन कौन से होते हैं, ऋषि होता है, और भी काफ़ी सारे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक ही ले लो, उससे भी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ऋषि। लेकिन अब मैं यहाँ पर इसे रै ये वाला थोड़ी ना लिख दूंगा, यहाँ पर मेरा स्वर ही तो लिखा जाएगा ना कि व्यंजन। लेकिन अगर मैं बात करूँ बोलने के आधार पर हमारे 10 है और लिखने के आधार पर हमारे 11 है। ठीक है, तो अब स्वरों को स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? कौन कौन से? 2 प्रकार, 2 प्रकार, 2 प्रकार हमारे कौन कौन से? एक तो हमारा हो गया ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा कौन सा हो गया हमारा? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा जो है ना, तीसरा हमारा काल्पनिक होता है। लेकिन इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि काल्पनिक स्वर कौन सा होता है। ठीक है, एक होता है हमारा प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। ये जो है ना हमारा, ये हमारा काल्पनिक होता है। ध्यान रखना, काल्पनिक, जो हमारी सिर्फ कल्पनाओं में है, काल्पनिक, काल्पनिक, जो हमारा सिर्फ कल्पनाओं में है। इसके बारे में बस हमें इतना पढ़ना है कि प्लुप्त स्वर हमारा कौन सा होता है। और जो हमारे 2 स्वर है, 2 प्रकार के हैं। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ, इनके बारे में जानेंगे कि क्या होता है इनमें क्या नहीं। ठीक है, प्लुप्त स्वर के बारे में भी जानेंगे, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना ये सिर्फ काल्पनिक है, इसके बारे में सिर्फ बोध किया जा सकता है, ये हमारा कोई लिखित रूप नहीं है इसका। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर
से 2 गुना समय लगे। जिन स्वरों में कम समय लगे वे कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे, जैसे जिन स्वरों में हमें बोलने में कम समय लगता है, जैसे ए, बोल के देखो नो ही बोल जाएगा, ए, ई, उ और री। ये जो ये हमारे है ना, ये हमारे हश्र स्वर होते हैं जिन्हों में बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है, बहुत ही मामूली। ठीक है, अगर मैं दीर्घ स्वर की बात करूं, दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, जैसे ए नहीं, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ 4, 3 तो ये हो गए। और जो इनका बड़ा रूप है ना, बड़ा रूप, वे जो हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर, ठीक है, वे भी हमारे इसमें आ जाओगे। कौन कौन से, ए, बड़ा ए और ओ और आओ। ये जो ये है ना, ये हमारे जो हो गए दीर्घ स्वर होते हैं। ये जो ये 4 है ना, ये 4 ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को मैं आगे बताऊंगा कि क्या होते हैं संयुक्त स्वर और इनका निर्माण कैसा होता है। ठीक है, अब बात आती है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर कौन से स्वर होते हैं, जिन स्वरों में हश्र स्वर से 3 गुना समय लगे। जैसे एग्जाम्पल पे समझोगे आप, जैसे राम होया, जैसे राम है ना, इस शब्द को आप कितना ही कह सकते हो, कितना ही, 3 गुना भी, 4 गुना, 5 गुना, कितना ही गुना। जैसे राम, और एक और शब्द ले लो, ओम। ठीक है, एक शब्द हो गया हमारा ओम। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, संयुक्त स्वर। अब बात आती है संयुक्त स्वर, जो हमारे संयुक्त स्वर का निर्माण कैसा होता है। संयुक्त स्वर जैसे ए ओ और आओ, इनका जो निर्माण है ना, ये हमारे जो है ना, ये हमारे चारों संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर हो, इनका निर्माण कैसे होता है, ए प्लस ई, ए प्लस ए प्लस ऊ, ए प्लस ओ। ये हमारे जो है ना, ए प्लस ई मिलकर बनाते हैं ए प्लस ए मिलकर बनाते हैं ए प्लस ऊ ओ, ए प्लस ओ आओ बनाते हैं। ठीक है, इनका जो निर्माण है ना, इनका निर्माण आपको आने वाले आगे जो हमारा संधि चैप्टर है ना, बहुत इंपोर्टेंट ही होने वाला है, बहुत, क्योंकि उनमें आप में जोड़, मतलब दोनों शब्दों को जोड़ के जो हमारा वो भी तो इसी प्रकार बनेगा ना। ये हमारे संधि में बहुत काम आने वाली चीज है। आगे हम ध्यान रखेंगे संयुक्त स्वरों को कैसे तोड़ते हैं, कैसे एक जगह मिलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के प्रकार हमने देख लिए। स्वरों का वर्गीकरण
इन क्लास के बाद ना जब हमारा ये वाला जो हमारा वर्णमाला चैप्टर है, इसके बाद मैं एमसीक्यू भी लेके आऊँगा। आपने जितना सीखा है ना उसका हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे बाद में। अगर आप पूरी क्लास देख रहे हो ना तो आप बटे में से बटे क्वेश्चन भी करोगे एमसीक्यू, जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा बाद में, ये चैप्टर खत्म होने के बाद में। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हमारा कई तरह से होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्वरों का वर्गीकरण, सबसे शुरुआत में कर लो जीभ के आधार पे। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है ना वो हमारा 3 प्रकार से होता है। कैसे? 3 कौन कौन से? अब तीन जो है हमारे, 3 में से सबसे जो होता है पहला वो होता है हमारा अग्रस्वर। अग्रस्वर अग्रस्वर। ये होता है हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर। और जो हमारा तीसरा होता है ना वो हमारा होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर, पश्च स्वर, पश्च स्वर। जो हमारा अग्रस्वर है, अग्रस्वर का अर्थ क्या है? अग्रस्वर का वो होता है जो हमारे जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले जो स्वर है। जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर। ठीक है, जीभ के जो अगले भाग से जो बोले जाने वाले स्वर है वे हमारे कौन कौन से? ई, छोटी बड़ी ई, ए और बड़ा ए। ठीक है, अब बात आती है हमारे मध्य स्वर। मध्य स्वर से जो बोले जाने वाले, मतलब इसका क्या है? जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले। जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले। जीभ के मध्य भाग से सिर्फ एक ही स्वर बोला जाता है, वो है हमारा ए। ठीक है, और जो हमारे पश्च स्वर होते हैं जो हमारे जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं। जीभ के पिछले भाग से बोले जाने वाले। जो हमारे 10 स्वर है, 10 में से 5 तो हमारे यहाँ के, जो हमारे बचे हुए हैं ना वे हमारे पश्च स्वर में पहुंच जाओगे। कौन कौन से बच रहे हैं हमारे? आ है, आ और ई, ए। ऊ है और औ है। ओ औ, ओ और औ, ये हमारे पश्च स्वर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, जो हमारे मुख खुलने के आधार पर हमारा 4 प्रकार से है। 4 प्रकार से कौन कौन से वर्गीकरण? 4 प्रकार। ठीक है, 4 प्रकार को समझेंगे यहाँ पे।
कौन कौन से? 4, ठीक है। समृत, समृत, अर्ध समृत, अर्ध समृत, ठीक है। और तीसरा है हमारा विवृत, विवृत, विवृत। और जो चौथा है हमारा वो है अर्धविवृत। अर्धविवृत, अर्धविवृत, ठीक है। समृत में जो कौन कौन से वर्ण जाते हैं हमारे स्वर? समृत में हमारे उ, 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 ई और बड़ी ए। समृत में हमारे ये 4 जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा अर्ध समृत है ना, अर्ध समृत में हमारे कौन कौन से जाते हैं, ठीक है। अर्ध समृत, अर्ध समृत में हमारे ओ और ए। कुछ बुक हमारी जो है ना वो हमारी इस वाले ए को भी मानते हैं और कुछ हमारी ए जो है ना इस वाले को भी मानती है, ठीक है। जो अधिकांश बुकों में है ना वो हमारा ये वाला है, तो हम इसकी जगह पे ना ये वाला ले लेंगे क्योंकि हमें अधिकांश बुकों के माध्यम से ही जाना, ठीक है। और जो हमारा विवृत है, विवृत कौन से होते हैं? विवृत में हमारा एक ही होता है, कौन सा? आ, ठीक है, आ। और जो हमारे अर्धविवृत में जो बचे हुए स्वर है हमारे वे इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से बच रहे हैं हमारे? ए, ई, उ, ए, छोटा ए, छोटा ए और ओ, ओ तो आ गया, आओ, आओ, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा अर्धविवृत। उसके बाद आती है मुख खुलने के आधार पे। मुख खुलने के आधार पे हो गया ओष्ठ आकृति के आधार पे, ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ठीक है। ओष्ठ आकृति या होठ के आधार पर, ठीक है, होठ, ठीक है। ये हमारे कितने प्रकार से होते हैं? ये जो हमारा वर्गीकरण होता है ये हमारे 2 प्रकार से वर्गीकरण होता है। कौन कौन से? एक तो हमारे व्रतमुखी होते हैं, व्रतमुखी, 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 ठीक है। और एक होते हैं हमारे आवृतमुखी, आवृत, आवृत, आवृत मुखी, आवृतमुखी। व्रतमुखी स्वर जो होते हैं कौन से होते हैं? व्रतमुखी स्वर वे होते हैं जो हमारे उच्चारण में हमारे होठ की आकृति गोल होती है, की आकृति, उच्चारण में होठ की आकृति गोल हो। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ की आकृति गोल हो, गोल हो, ठीक है। वे कौन कौन से आते हैं हमारे? उ, ओ और ओ, औ। ये जो है हमारे होठ की आकृति गोल हो जाती है, चाहे आप बोल कर देख सकते हो उन्हें ओ। ये जो ये हमारे स्वर है ना ये ऐसे स्वर है जिन्हें बोलने में हमारे होठ की आकृति जो है गोल होती है, चाहे आप बोल कर देख सकते हो ओ, ऊ, ठीक है। और जो हमारा आगत स्वर है ना ओ, आगत स्वर जो हमारा अंग्रेजी के वर्ण, अंग्रेजी से लिया गया आगत स्वर, उसके बारे में बताऊंगा इसके बाद, ठीक है।
आवर्त में कौन कौन से होते हैं? जो हमारे बचे हुए ये इनसा अलग है ना 6, वे हमारे इसमें आ जाएगा। कौन कौन से? जिन स्वरों में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ बोल न हो, वे कौन कौन से हमारे? ए, आ, ई, ए, आ, ई, उ, ए और ए। ये हमारे 6 इसमें हो गए, ठीक है। अब बात आती है जो हमारा आगत स्वर है। आगत स्वर क्या होता है? आगत स्वर यहाँ पे समझ लो बस, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। वो आगत स्वर, जो हमारा आगत स्वर है ना, आगत स्वर कौन सा होता है? आगत स्वर जैसा आपने देखा होगा इंग्लिश में हमारा ओ है, और हमारा भी एक हिंदी में डॉक्टर होता है। जैसे एक मान लो कि इंग्लिश के स्वर कौन से होते हैं? जैसे आगत स्वर कौन सा होता है? जो हमारा ये होता है ना, आ, ये वाला, ये हमारा आगत स्वर होता है, जो हमारे सीधा अंग्रेजी से लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे कौन से शब्द है जो अंग्रेजी आगत स्वर से बनते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं डॉक्टर, 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 कुछ लोग इसे डॉक्टर बोलते होंगे, डॉक्टर। जो ये वाला है ना, ये हमारा आगत स्वर होता है, जो हमारे ओ की आवाज बोलता है, ओ की आवाज देता है, ठीक है। हिंदी के शब्दों में ओ की आवाज देता है, तो ये आगत स्वर होता है। जैसे डॉक्टर होया, डॉक्टर है, और भी है बहुत सारे, ठीक है। आप खुद इमेज कर सकते हो, आपके सामने आते रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक उससे और कर लो, क्या? जातीय के आधार पर, जातीय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। ये हमारे जातीय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, ठीक है। जातीय के आधार पर जो हमारे, ये भी हमारे 2 है। कौन कौन से? पहला हो गया हमारा सजातीय, सजातीय, और एक हो गया हमारा कौन सा? विजातीय। विजातीय, सजातीय, विजातीय, ठीक है। सजातीय क्या होता है? जो जात के साथ हो, जातीय के साथ हो, और जो जाति के साथ ना हो, विजातीय होते हैं। जैसे कौन कौन से स्वर है हमारे जो हमारे सजातीय होते हैं? सजातीय में हमारे जो हमारे वे है ना, ए, आ, ई, उ, ई, उ, ई, उ और उ, ठीक है। ये हो गए। और जो हमारे विजातीय होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे कौन कौन से? ए, ओ और आओ। विजातीय शब्द वे होते हैं जिनका जो निर्माण है ना, जिनका निर्माण शब्दों के मेल से बना हो। इनका जो शब्दों का मेल है ना, वे अभी मैंने बताया, ये हमारे संयुक्ताक्षर भी है, संयुक्त स्वर भी है। संयुक्त स्वर को हम विजातीय भी कहते हैं, जिनका अर्थ है कि मतलब जो शब्दों के मेल से बने हैं, शब्दों के नहीं, वर्णों के मेल से बने हैं, ठीक है। वर्णों के मेल से, 2 के, ठीक है। तो दोस्तों
तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं जो जिनमें हमने स्वरों को सीखा कि स्वर क्या है, कितने प्रकार पे हम इन्हें विभाजित करते हैं। ठीक है, तो कल हमारी नेक्स्ट क्लास चलेगी जो हमारी व्यंजन से शुरू होगी, और जो हमारे व्यंजन के बाद जब हमारा व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं MCQ क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा जो इनसे सारे के सारे निचोड़ रहेगा एक तरह से। ठीक है, उन्हें बनाकर देखना कि कितने क्वेश्चन आप बना रहे हो, कितने नहीं बना रहे। अगर आपने क्लास ठीक ढंग से देखी होगी तो आप सारे बनाओगे। जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा 15-20 जो भी क्वेश्चन लेके आऊँगा ना, वे तुम सारे क्वेश्चन बनाओगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय।